आज हम थियोरेटिकल पोर्शन ले रहे हैं अभी, जिसका नाम है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। अपने एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जाम में आपको एज अ शॉर्ट नोट कोई भी थियरी पूछ सकते हैं। ओके, एज अ शॉर्ट नोट फर्स्ट थियरी इज डाइक्लोरोमीथेन। उसका फॉर्मूला होगा CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरीन वाले जितने भी कंपाउंड्स है ना भाई, वो सबके सब, क्लोरीन वाले जितने भी कंपाउंड्स है ना, सब कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब पता होगा, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि वो सबके सब कंपाउंड्स से कैंसर हो सकता है। ओके, अब देखो, यस हुज दिस कैंसर, यस, हाँ यस, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट इज अवर CH2Cl2। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन अ पेंट रिमूवर। पेंट रिमूव करने के लिए यूज होता है। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब पता होगा आपको, प्रोपेलेंट मतलब रॉकेट फ्यूल। ओके, और एरोसॉल मतलब जो अभी अभी मतलब म्यूनिसिपालिटी वाले वो धुआं निकालते वाले वो निकलते हैं ना, तो उसमें वो यूज होता है। एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड द फिनिशिंग सॉल्वेंट्स। Methylene dichloride harms the human central nervous system, and exposure to the lower levels of the methylene chloride in air can lead to the slightly impaired hearing and vision। मतलब विजन क्लियर नहीं होता, मतलब आंख में भी प्रॉब्लम होता है। Higher levels of the methylene chloride in air causes dizziness, nausea, tingling and the numbness in the fingers and toes। मतलब रेड रशीज हो जाते हैं। In the humans, direct skin contact with the methylene dichloride causes the intense burning and the mild redness of the skin. And the direct contact with the eyes can burn the cornea। cornea पूरा burn हो सकता है। मतलब ये सब dangerous compounds हैं। Second is our ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, उसका फॉर्मूला है CHCl3। चलो ये तो पता ही होगा उसका फॉर्मूला। ओके, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। Chloroform is employed as a solvent for fats, alkaloids, iodine and the other substances। The major use of the chloroform today is in the production of Freon refrigerant R22। It was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by the less toxic, safer anesthetics such as ether। ether जैसे compounds इसमें अब use होते हैं, पहले chloroform use होता था। As might be expected from its use as the anesthetic, inhaling chloroform vapors depress the central nervous system, जिससे हम बेभान हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। Breathing about 900 parts of the chloroform per million parts of air for a short time can cause the dizziness, fatigue and the headache।
क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज द डैमेज टू द लीवर, लीवर को भी वो डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी क्लोरोफॉर्म वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमें मिलता है फॉस्जीन, और फॉस्जीन का फॉर्मूला है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं फॉस्जीन। ये जो फॉस्जीन है ना, तो देखो यहां पे लिखा है, जिससे लीवर को प्रॉब्लम होता है, किडनी को भी प्रॉब्लम होता है। मतलब जितने भी क्लोरीन वाले कंपाउंड्स है ना, सब डेंजरस ही है। क्लोरोफॉर्म is slowly oxidized by air in the presence of the light. क्रोनिक क्लोरोफॉर्म कहां पे लिखा है? हाँ, मतलब ये जो एब्जॉर्ब हो जब एब्जॉर्ब हो जाता है ना हमारे लंग्स में, या तो फिर हमारे बॉडी में, या तो फिर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक क्लोरोफॉर्म। इससे मैं बोल रहा हूं, ये जो क्लोनिक क्लोरोफॉर्म है, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म, तो उसका मतलब यही है कि जब भी हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है देखो, वेयर द क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड, और फॉस्जीन उसमें से बनता है उस टाइम पे। ओके, ओके। अब देखो ये जो फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट है ना, तो जो पुराने वाले एसी है ना, एसी और रेफ्रिजरेटर, मतलब जितने भी कूलिंग सब्सटेंसेस है, वाटर हीटर, सॉरी वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशनर्स, तो उन सब में पहले यूज होता था ये फ्रीऑन गैस, और उसका भी पर्टिकुलर एक आइसोटोप है, उसका नाम है R22। ओके, अब उसकी जगह पे HFC-134A यूज होता है, तो वो फ्रीऑन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज होता है। ओके, चलो भाई, और कोई डाउट? कैंसरियस? नो सर। ओके, हाँ। रुशिन, डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब होता है वन टाइप ऑफ इरिटेशन। ओके, डिजीनेस का मतलब होता है इरिटेशन। सॉर्स कहां पे लिखा है? ओके, कहां पहुंचे? हाँ। अब क्लोरोफिल स्लोली ऑक्सीडाइज बाय रेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनियस गैस, उसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, और दूसरा नाम है फॉस्जीन, तो ये याद रखो। सोर्स ऑफ स्किन मैंने बताया ना, रेड रशीज हो जाता है स्किन के ऊपर। लूजिंग बैलेंस, ऋषित। ओके बेटा, तो कुछ वर्ड्स मेरे आगे पीछे हो गए होंगे। चलो, इट इज therefore stored in a dark and closed and dark colored bottles completely filled so that the air is kept out. ओके, चलो, तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म। थर्ड इज आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CHI3। इट वॉज यूज अर्लियर as an antiseptic, but as the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine। मतलब जितने भी छोटे बच्चों को जनरली जो स्किन प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके लिए कोई दवाई आती है, तो वो जो भी दवाई होती है ना, तो वो सब प्रिपेयर होती है आयोडोफॉर्म में से, एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शन objectionable smell, it has been replaced by the other formulations containing iodine। मतलब जहां भी आयोडीन यूज होता है उसकी जगह पे ये यूज होता है। ओके, और ये मेन आयोडोफॉर्म का दूसरा भी एक यूज है कि जितनी भी स्वीट्स आती है ना, मिठाई, तो उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं। जनरली क्या करते हैं दिवाली पे, जो भी मिठाई हम खाते हैं ना, तो उसमें स्टार्च मतलब क्या बोलते हैं उसको,
हम्म, तो जनरली स्टार्च यूज करते हैं, ओके, या तो फिर पोटेटो यूज करते हैं। पोटेटो का कलर तो होता है अबाउट लाइट येलो कलर, तो उसके अंदर फिर चारकोल डाल के उसको, हाँ, फैट, फैट का मतलब भाई वही वही होता है, मैंने अभी बताया वो स्टार्च। कहां पे लिखा है फैट? फैट 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 मिला नहीं कहीं पे। ओके, नहीं, स्टार्च मतलब फैट नहीं है। ओके, स्टार्च मतलब जो पोटैटो में जो होता है वही। ओके, तो जनरली स्टार्च को क्या मतलब पोटैटो को वो लोग क्या करते हैं, उसमें से स्टार्च कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूं। तो जनरली पोटैटो में से पहले उसको पहले तो, नहीं, ग्लूकोज इन मोर अमाउंट को हम स्टार्च नहीं बोल सकते। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन, दैट इज नोन एज स्टार्च। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन, हाँ, गुड, हरी। स्टार्च इज अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसका कौन सा पॉलीमर, उसका बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज ग्लूकोज। ओके, तो ये स्टार्च को जनरली क्या करते हैं, उसकी स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए आयोडीन यूज करते हैं। ओके, चल, नेक्स्ट इज द टेट्राक्लोरोमीथेन, नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, अभी मैंने बताया, और फिर प्रोपेलेंट एज फॉर द एरोसोल कैन्स। इट इज ऑल्सो यूज एज द फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फीड स्टॉक का मतलब होता है एज अ रॉ मटेरियल, pharmaceutical manufacturing and the general solvent. Until the mid 1960s, it was also widely used as a cleaning fluid, both in industry as a degreasing agent. Degreasing agent का मतलब होता है कि जहां भी ग्रीस लगा है वो रिमूव करने के लिए ये यूज होता था। In the home as a spot remover and as a fire extinguisher. There is some evidence that exposure to CCl4 causes the liver cancer in humans. The most common effect of the dizziness, again, light-headedness, then the nausea and the vomiting, which can cause permanent damage to the nerve cell. In severe cases, these effects can lead rapidly to the stupor, मतलब हम coma and unconsciousness or death. Exposure to the CCl4 can make the heartbeat irregularly or stop, and the chemical may irritate the eyes on contact, and when the carbon tetrachloride is released into the air and it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer, मतलब वो deplete कर देता है, and depletion of the ozone layer is believed to increase the human exposure to UV rays, leading to the increasing skin cancer। बताइए ना हमें, eye disease and the disorders and the possible, मतलब CCl4 का अगर वो एयर में कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम रहे फिर भी प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि CCl4 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसमें से क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। 11th के 14 चैप्टर में ये सब दिया है। ओके, मतलब ये सब थियोरी केमिस्ट्री की तो है ही, लेकिन वो पूरी की पूरी रीडेबल ही है, मतलब रीड करो और बात खत्म। और हमारे सिलेबस में, मतलब गुजरात बोर्ड के सिलेबस के लिए क्या करते हैं कि पूरी की पूरी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CCl4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोरोफॉर्म, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन क्लोराइड। तो इस हिसाब से ही पूछेंगे वो लोग। ओके, चलो, नेक्स्ट इज फ्रीऑन, अभी मैंने बताया था फ्रीऑन के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इनका नाम है, और उनके भी बहुत सारे आइसोमर्स हैं ये। चलो, द CCl4 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, unreactive, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gas। ओके, और यूज कहां पे होता है पता है, मैं मेनली एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। Freon 12, that is CCl4, CCl2F2, is one of the most common freons in the industrial use. It is manufactured from carbon tetrachloride। अभी हमने पढ़ा था CCl4 का यूज होता है फ्रीऑन गैस बनाने में।
बाय द स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्टूडेंट स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन कौन से कंपाउंड्स थे? तो देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में फर्स्ट था अपना AgF, फिर Hg2F2, COF2 एंड SbF3। तो ये चारों कंपाउंड्स थे किसमें? तो ये चारों कंपाउंड्स थे स्वार्ट्ज रिएक्शन में। और इन सब का यूज क्या था? फ्लोरीन एक्सचेंज करने में यूज होता था। अगर कोई कंपाउंड में दूसरे हेलोजेंस है तो फ्लोरीन उसमें ऐड करने के लिए। तो वही है, देखो CCl4 का फॉर्मूला, CCl4 तो उसमें 4 Cl है, तो उसमें से 2 Cl निकलेगा और 2 F आ गए, देख लो। ओके, नेक्स्ट, these are the usually produced for aerosol propellants, refrigeration and the air conditioning purposes. By 1974, total freon production in the world was about 2 million pounds annually, and the most freon, even that used in refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere, where it diffuses unchanged into the stratosphere की जहां पे ओजोन का लेयर है। So freon is able to initiate the radical chain reaction that upset the natural ozone balance. तो मतलब शिकागो, मुंबई और ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिटीज, तो वहां पे ओजोन लेयर पूरा है ही नहीं। अहमदाबाद में भी बहुत कम लेयर है, ओके, मतलब थीन लेयर है वहां पे। मतलब आपने देखा होगा हर साल टेम्परेचर 45, 46, 47, 48 तक जाता है। मुझे याद है 2016 में हाईएस्ट 50 डिग्री था टेम्परेचर, ओके। और हर बार वो एक्सट्रीम लेवल इंक्रीज होता ही जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो टेम्परेचर रहता है। आपने देखा होगा 7 o'clock या 8 o'clock तक टेम्परेचर वही रहता है, ओके। चलो आगे, नेक्स्ट इज अपना DDT। सो DDT का फुल फॉर्म है पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो DDT का फुल फॉर्म कैसे बनाया? डाइक्लोरो का D, डाइमिथाइल का D और ट्राइक्लोरोइथेन का T। चलो अब हम जो नाम लिखा है ना फुल फॉर्म, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। चलो इथेन, इथेन का मतलब है 2 कार्बन एटम्स। ट्राइक्लोरोइथेन, ओके, चलो इसके साथ हाइड्रोजन दिया है। अब डाइक्लोरो डाइमिथाइल, सॉरी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। फिनाइल का मतलब है 2 बेंजीन रिंग, और दोनों के पैरा पोजीशन पे है Cl। तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। फिर से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सबसे इजी, ओके। तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है DDT का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, okay। तो it was originally prepared in 1873, but it was not until 1939 that Paul Muller of GG Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of the DDT as an insecticide। मतलब जितने भी क्रॉप्स होते हैं तो उनको बचाने के लिए ये पहले ये यूज होता था। एंड पॉल मुलर वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज in medicine and physiology in 1948 for this discovery. The use of DDT increased enormously on the worldwide basis after the World War II, primarily because
of the its effectiveness against the mosquito that spreads the malaria and the lice that carry typhus. However, problems related in the extensive use of the DDT. DDT जब ज्यादा यूज हुआ तब क्या हुआ पता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं तो उनकी बॉडी के अंदर इसका वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्रिएट हो गया DDT. ओके, तब क्या हुआ, many species of the insects developed the resistance to DDT and it was also discovered to have the high toxicity towards fish. And the chemical stability of the DDT and its fat solubility compounded the problem, and DDT not metabolized very rapidly by the animals. Instead, it is deposited and stored in the fatty tissues. मतलब फैट के अंदर वो stored ही रहता है. And if the ingestion continues at the steady rate, DDT builds up with the animal over time. The use of DDT was banned in US 1973, and although it is still in use in some other parts of the world, like India, वो नहीं लिखा है. इंडिया में अभी भी DDT यूज होता ही है. Okay? टाइफस, साल्मोनेला टाइफो. ओके, मतलब उसके टाइफॉइड होता है उससे. ओके वृदांश, इज दैट क्लियर? यस. ओके, तो चलो भाई, सब जो रीडेबल थ्योरीज थी ना वो यहां पे खत्म हुई. ओके, अब आपको एक काम करना है, पूरे एक वीक तक हमने यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिखी है ना, टिल नेक्स्ट संडे आप सबको दिखानी है. एवरी डे वन टाइम पूरी की पूरी थ्योरीज लर्न करनी है. कल SN1 और SN2 समझेंगे हम. ओके, जैसे जैसे रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो रही है, देखो 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन अब 11 चैप्टर भूल गए होंगे. ओके, तो अब आपको क्या करना है, आज से ही एवरी डे 10 चैप्टर की रिएक्शन सब लिखनी है. नेक्स्ट वीक तक 11 चैप्टर की सब रिएक्शंस डिवाइड कर दो, फिर वो सब रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है. जैसे बोल रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 11 की भी रिएक्शन एवरी डे, और सॉरी चैप्टर नंबर 10 की रिएक्शंस एवरी डे वन टाइम. बहुत कम है, सिर्फ केमिकल इक्वेशंस हेडिंग लिखना है और इक्वेशंस. और 11 चैप्टर जो भी दिया है ना, जो भी दिया है ना 11 चैप्टर में, वो पूरे वीक में डिवाइड कर दो और एक वीक में वो कंप्लीट करना है, मतलब रिवीजन. ओके, चलो. तो भाई आज मैंने ये थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया. ये थ्योरी 1 2 3 4 5 टिल सैटरडे एवरी डे वन टाइम लिखना है, मतलब 6 टाइम्स होगा. आज ही एक बार लिख दो, कल एक बार, परसों एक बार. ओके, तो पूरे वीक में फिर वो कंप्लीट हो जाएगा आपका. चलो तो भाई फिर आज का लेक्चर कंप्लीट.